हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ 9 सितंबर के सिर्फ 3 के जीके पीवाईक्यू का सलूशन, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 प्री में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को करने से ना आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एसएससी सीजीएल 2024 के टियर 1 की जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप चाहें तो इसको स्टार्टिंग से देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ वीडियो अपलोड करने के कुछ घंटे बाद। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि मैम इसका शिफ्ट वाइज सोल्यूशन मत कराइए, इसका आप सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन करा दीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज कराने में दिक्कत नहीं है, उसका पेड पीडीएफ है मेरे पास, लेकिन अगर उसका सोल्यूशन मैं कराऊंगी ना तो उसमें जगह बिल्कुल भी नहीं होती है कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पे लिख के बता सकूं। इसमें ये वाली जो जगह है ये मैं क्रिएट कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये मैंने खुद टाइप किया है तो इसको ऊपर नीचे करके जगह बनाई जा सकती है। लेकिन जो पीडीएफ मुझे मिलेगा या तो मैं उसको फिर से बनाऊँ जो पेड पीडीएफ है, या फिर उसमें लिखने की जगह नहीं है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने की वजह से ही मैं शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करा रही हूँ। यहाँ पे मैं ये कर सकती हूँ कि एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ था तो 3 शिफ्टों का एक ही सिंगल वीडियो में मैं बना सकती हूँ सोल्यूशन। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप लोग देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये वीडियो छोटी होती है जब मैं एक शिफ्ट का सोल्यूशन कराती हूँ। अगर 3 शिफ्ट एक ही वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जहाँ तक रही सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन कराने की बात, तो इसका पेड पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं उसको एक बार करा दूंगी यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट वाइज भी, लेकिन वहाँ पे उतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्योंकि इस पीडीएफ में उतनी जगह होती नहीं है कुछ भी लिखने के लिए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम को किसने बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको बनाया था। सब्सिडरी अलायंस को वेलेस्ली ने 1798 में बनाया था। इसमें ये होता था ना कि जो भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे वो आपस में लड़ते रहते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे जाके कहती थी कि हम अपनी मिलिट्री भेजेंगे आपके प्रोटेक्शन के लिए और उसके बदले में आप हमारी मिलिट्री के रख रखाव का खर्चा भी देंगे। इससे ये ना कंट्रोल करना चाहते थे प्रिंसली स्टेट्स पर। सिंपल लैंग्वेज में यही था सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको बनाया था 1798 में। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है और इसको मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पे लिखा है मैंने कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको तो आप याद रखेंगे ही, लेकिन आप ये भी याद रखेंगे कि गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट है इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। अब अगर आपसे पूछे कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। इसके बाद क्या होता है कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट है इसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, ये पोस्ट का जो नाम है बस उसी को बदल दिया जाता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे विलियम बेंटिक। इसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है और जो भी पावर होता है वो ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तब ये जो पोस्ट है इसको बना दिया जाता है वॉयस रॉय। अगर आपसे पूछे कि पहले वायसराय कौन थे इंडिया के, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि किस एक्ट के थ्रू ये गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, या फिर ये भी पूछा गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी फिर वॉयसराय में कब चेंज किया गया। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से ये पढ़ना है कि जो भी गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल या वायसराय रहे थे इंडिया के, उनके टाइम पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। तो इसको मैंने एक ही जगह पे कंपाइल किया है बहुत ज़्यादा डिटेल में। पहला यहाँ पे है वॉरेन हेस्टिंग्स। जब ये थे तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। रोहिला वॉर हुआ था 1774 का। अब ये सारी चीज़ें आपको ना ऐसे देखते चलना है, क्या पता मेंस के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वैसे भी ये अगर टफ बनाना चाहें तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट मराठा वॉर जब हुई थी तो
तो यही थे वॉरेन हेस्टिंग्स ही उस टाइम पर। तो पहली मराठा वॉर हुई थी 1775 से लेके 82 तक, और ट्रीटी ऑफ सालबाई ये 1782 में हुई थी। इसको आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, बहुत बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि उसी टाइम पे हुआ था सेकेंड मैसूर वॉर 1780 से लेके 84 तक। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉर्नवालिस के टाइम पर क्या क्या हुआ था। कॉर्नवालिस के टाइम पर थर्ड मैसूर वॉर हुई थी और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी 1792 में। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। कॉर्नवालिस कोड आया था 1793 में, लेकिन आपको याद रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल आया था 1793 में, या फिर एग्ज़ाम में ऐसे पूछा था कि परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था, तो कॉर्नवालिस लेकर के आया था। कब लेकर के आया था? 1793 में। और ये दोनों ईयर भी पूछा हुआ है और नाम भी पूछा गया है और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वेलेस्ली के टाइम पे क्या क्या हुआ। तो सब्सिडरी अलायंस यही लेकर के आया, जो कि क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। फोर्थ मैसूर वॉर हुई इनके टाइम पर। सेकेंड मराठा वॉर भी हुई। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई रंजीत सिंह के साथ, और ये इंपॉर्टेंट है 1809 ईयर पूछा हुआ है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसकी बात करते हैं। तो इस टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ सौगाली 1816 में हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी चीज़ें पूछी हुई हैं एग्जाम में उसी को मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इसके टाइम पे थर्ड मराठा वॉर हुई थी एंड मराठा कन्फेडरेसी का डिसोल्यूशन हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेतवारी सिस्टम। रेतवारी सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1820 में। अगला यहाँ पे है लॉर्ड एमहर्स्ट। मीन्स की पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट बर्मीज़ वॉर हुई थी 1824 से 26 के बीच में। अब यहाँ से आपको याद रखना है विलियम बेंटिक के टाइम पर क्या हुआ। तो ये जो है सीधा सीधा एग्जाम में पूछा हुआ है कि सती प्रथा का जो एबॉलिशन है यानी उन्मूलन, वो कब हुआ था? 1829 में। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछेगा कि इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर। चार्टर एक्ट 1833 भी इसी टाइम पर आया था। अगला यहाँ पे है ऑकलैंड की बात करते हैं। इसके टाइम पे हुआ था फर्स्ट अफगान वॉर, और ये क्वेश्चन भी मैचिंग के क्वेश्चन में एक बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉर्ड हार्डिंगे वन। तो यहाँ पे ये जो हार्डिंगे है इसके टाइम में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 1846 में। ये याद रखना है, जो भी ट्रीटी वगैरह हुई थी ना वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसने भी थोड़े बहुत सोशल रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। अगला यहाँ पे है डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, एनेक्सेशन ऑफ लोअर वर्मा। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़ना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति, यही लेकर के आया था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर इन लोगों ने हड़प लिया था। तो वो था सतारा। और कब इसको लिया था इन्होंने? 1848 में। उसके बाद अगर बात करें हम तो जैतपुर और संबलपुर, इसको इन्होंने लिया था, एनेक्स किया था 1849 में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सब ना पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद आता है यहाँ पर भगत, उदयपुर, देन उसके बाद आता है झांसी। बीच में जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। झांसी को 1853 में इन लोगों ने एनेक्स किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा नागपुर, 1854 में इन्होंने इसको एनेक्स किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है वुड्स डिस्पैच, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं, इसी के टाइम पर आया था। फर्स्ट रेलवे लाइन जो कि बिछाई गई थी बॉम्बे से थाने के बीच 1853 में, जो कि 34 किलोमीटर्स की थी, वो भी इसी के टाइम पर हुआ था। ये 2 बार हो गया है, एक ही बार यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PWD। यहाँ पे PWD का मतलब होता था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो इसी ने इसको बनाया था, ऐसा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ना है कैनिंग के बारे में, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पे ये जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, इसको बना दिया गया था वायस रॉय का पोस्ट, और ये फर्स्ट वायस रॉय था इंडिया का, तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई थी उस टाइम पर, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके जो भी पावर था वो सीधे चला गया था क्राउन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका जो भी पावर वगैरह है वो कब ट्रांसफ़र हुआ था क्राउन में, तो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है वो 1861 में आया था। नेक्स्ट यहाँ पे है जॉन लॉरेंस, इसके टाइम पे भूटान वॉर हुई थी, लेकिन आपको ये वाला याद रखना है कि हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1865 में इसके टाइम पर। अगला यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड लिटन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया, आर्म्स एक्ट कब आया। ये CPO 2024 के क्वेश्चंस हैं। इसको आप याद रखेंगे कि लिटन लेकर के आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट 1878 में, और इस टाइम पे सेकेंड अफगान वॉर भी हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वीन विक्टोरिया जो थी उसने टाइटल अडॉप्ट कर लिया था कैसरे हिंद का या फिर क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया का, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लॉर्ड रिपन की, तो इन्होंने थोड़ा सा अच्छा काम किया था, इन्होंने रिपील कर दिया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 में। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ये लेकर के आए थे 1881 में। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी ये लेकर के आए थे 1882 में। यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि रिपन को बोला जाता था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी और ये इमीडिएट रीजन था INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन का, ये भी एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट आपको याद रखना हंटर कमीशन आया था एजुकेशन पर 1882 में। अगला यहाँ पे है डफरिन, ये जब वॉइस रॉय था तो उस टाइम में बना था INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, और थर्ड बर्मीज वॉर हुआ था। बट ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है कि इंडिया के वायसराय कौन थे जब बना था INC, तो डफरिन था उस टाइम पर। नेक्स्ट यहाँ पे है लैंड्सडाउन, इसके टाइम पे फैक्ट्री एक्ट आई थी दूसरी वाली, इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि डूरंड कमीशन सेटअप हुआ था 1893 में। अगला यहाँ पे है करजन के बारे में पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन बना था 1902 में, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन बना था 1902 में, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया था 1904 में। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, और ये ईयर भी पूछा है अलग से, किसने किया था ये भी पूछा हुआ है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉर्ड मिंटो सेकेंड, इसके टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है ये वाला कि सूरत स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का 1907 में, मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश हुई थी 1906 में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था 1909 में। नेक्स्ट यहाँ पे हार्डिंजेस सेकेंड, इनके टाइम पे हुआ था एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को खारिज कर दिया गया था 1911 में, ट्रांसफ़र कर दिया गया था कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली 1911 में, हिंदू महासभा बना था 1915 में। नेक्स्ट यहाँ पे है चेम्सफोर्ड, तो लखनऊ पैक्ट आया था 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। यहाँ पे मैंने सारी लिस्ट एक ही साथ कंपाइल की है, तो आपको ज़्यादा इससे डरना नहीं है, आपको इसमें से केवल सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इसको एक बार पढ़ लेंगे ऐसे ही, तो क्या पता अगर टफ क्वेश्चन बन जाए तो भी आप उसको एलिमिनेट करके कर पाएंगे। तो सारा याद नहीं करना है, सेलेक्टेड याद करना है, बट देखना सबको है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है यहाँ पे ब्लैक वाला कि चेम्सफोर्ड के टाइम पे रॉलेट एक्ट आया था 1919 वाला, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 वाला। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉर्ड रीडिंग, इनके टाइम हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट, लेकिन ईयर आपको याद रखना है, ईयर अलग से पूछा हुआ है। स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1922 में, काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में हुई थी, लेकिन इसको काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट आप कहिए 1925 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है इरविन के टाइम पे क्या हुआ था, तो साइमन कमीशन इंडिया आया था 1927 में, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, ईयर अलग से पूछा है और ये वाला भी पूछा है। लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें कि पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन रखा गया था 1929 में। दांडी मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930 में, पर्टिकुलर ईयर पूछा है। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था,
ये भी ईयर पूछा हुआ है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट यहाँ पे है विलिंगडन के टाइम पर क्या हुआ था कि पूना पैक्ट कब साइन हुआ? 1932 में। अगर आपसे कहे कि ये पूना पैक्ट किसके किसके बीच साइन हुआ था, तो ये B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में साइन हुआ था। यहाँ पर आपको याद रखना है त्रिपुरी क्राइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको स्थापित किया था, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था 1941 में। क्रिस्प मिशन इंडिया आया 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 में। यहाँ पे याद रखना है आपको वेवेल के टाइम पे क्या हुआ था। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। नेक्स्ट यहाँ पे है माउंट बेटन के टाइम पर क्या हुआ था, तो रेडिक्लिफ कमीशन बना था 1947 में और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 15 अगस्त 1947 में। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको कि सी राजगोपालाचारी कहते हैं। तो ये वाला भी पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इतना आपको याद रखना है सेलेक्टेड चीज़ें। अगला क्वेश्चन है एट विच ओलंपिक्स वॉज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस ओलंपिक में खो खो को फीचर किया गया था मेन स्टेडियम में। राइट आंसर हो जाएगा 1936। ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया था, ये वाला सही होगा, ठीक। यहाँ पे 6 है। यहाँ से आप याद रखेंगे खो खो में टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं और ये क्वेश्चन जो है SSC MTS 2019 में पूछा गया था। तो ये टोटल प्लेयर 12 होते हैं इसमें, लेकिन एक टाइम पे 9 प्लेयर ही खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है फैट्स एंड ऑयल्स गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। तो यहाँ पे आप पहला ही पढ़ेंगे ना, तभी आप आंसर मार्क कर देंगे कि पहला वाला ही गलत है। फैट एंड ऑयल यहाँ पे कह रहा है कि टाइम के साथ साथ रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं और उनसे ना खराब वाली स्मेल आती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर टाइम के साथ साथ फैट या ऑयल ख़त्म होने लगते यानी कम होने लगते तो हमारे घर में जो कुकिंग ऑयल होता है तो वो भी तो ख़त्म हो जाता ना। तो पहला ही पढ़ते आप इसको आंसर मार्क कर सकते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम अगर आपको यहाँ पे पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो आपको उसका आंसर निकालने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टेटमेंट ये सारे लिखे हैं इसका मतलब है वो सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि इसी स्टेटमेंट से आगे क्वेश्चन बन जाता है और अगर आप इसको पढ़े रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है आपको। तो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा कि फैट एंड ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ना तो वो रैंसिड हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो रैंसिड हो जाता है। एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में आप कह लीजिए कि बासी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा था कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी फूड में फैट एंड ऑयल होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। ये बिल्कुल सही है कि जो भी चिप्स का पैकेट आप लेके आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हवा भरी होती है ना, वो नाइट्रोजन होता है इसलिए ताकि कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो और वो खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज। तो यहाँ पे लोकल विंड्स के बारे में जो भी चीज़ें थी हमने कर ली थी पिछले वाले शिफ्ट के सोल्यूशन में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। लू जो है ये चलता है नॉर्थ इंडिया में। कल वाले शिफ्ट में पूछा था कि ये कहाँ चलता है, तो नॉर्थ इंडिया में। आज पूछ रहा है कि कौन सा नॉर्थ इंडिया में चलता है, तो लू चलता है। अगला क्वेश्चन है नुआखाई इज़ द फेस्टिवल ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा है कि नुआखाई किस राज्य का फेस्टिवल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ओडिशा। और ये ना जाने कितनी बार ही एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि उड़ीसा के और सारे फेस्टिवल कौन कौन से हैं। राज पर्व, बलि यात्रा, धनु यात्रा, कलिंगा फेस्टिवल या कलिंगा महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क डांस फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल उड़ीसा के हैं। यहाँ से आप ना उड़ीसा के डांस फॉर्म भी याद रखेंगे, एक ही साथ याद करने से थोड़ी आसानी रहती है याद करने में। तो उड़ीसा के डांसेस है ओडिसी जो कि क्लासिकल डांस है, छऊ यहाँ पे परफॉर्म होता है, चैती घोड़ा फेस्टिवल है, दाल खाई, गोतीपुआ, दंड नाचा, घुमरा, रनापा एंड चंगू। तो ये सारे जो डांस फॉर्म है ये ओडिशा के हैं।
और यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। चंगई डांस अगर आपसे पूछे तो वो नागालैंड में होता है। अब यहाँ से जो भी स्टेट्स हैं और वहाँ के इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म हैं वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा होगा आगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, अरुणाचल प्रदेश का डांस है आजिलामू, असम में है बिहू एंड सत्तरिया। असम का क्लासिकल डांस सत्तरिया है और बिहू जो है फोक डांस है। बिहू फेस्टिवल भी है, डांस भी है। और ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 में पूछा था कि कौन सा इसमें फेस्टिवल भी है, डांस भी है, तो बिहू। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखेंगे आप बिहार से जाट जाटिन और झिझिया, ये बिहार का फोक डांस है। छत्तीसगढ़ से आप याद रखेंगे पंथी एंड राउट नाचा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गोवा से आपको याद रखना है फुगड़ी एंड ढालो। गुजरात से आपको याद रखना है गरबा एंड डांडिया। हरियाणा से याद रखना है झूमर और फाग डांस। हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है नाटी, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। झारखंड का है छऊ और सांथाली। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, छऊ जो है 3 स्टेट में मनाया जाता है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। कर्नाटका से आप याद रखेंगे यक्षगान और ढोलू कुनिता। ये जो यक्षगान है ये 26 सितंबर के शिफ्ट 3 में पूछा गया है सीजीएल में ही। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है केरला का क्लासिकल डांस है कथकली और मोहिनी अट्टम। मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है गौर मारिया और मटकी डांस, ये वाला तो बहुत बार पूछा है मटकी डांस। महाराष्ट्र से आपको याद रखना है लावनी और तमाशा। मणिपुर से याद रखना है मणिपुरी। मेघालय से याद रखना है आपको नॉनक्रिम एंड बंगाला। नेक्स्ट यहाँ पे मिजोरम, यहाँ से आप याद रखेंगे चेराव डांस। नागालैंड से आप याद रखेंगे चंगई एंड जेलियांग डांस। उड़ीसा से याद रखेंगे ओडिशी एंड गोतीपुआ, इसका तो मैंने बता ही दिया। पंजाब से याद रखेंगे भांगड़ा और गिद्दा। राजस्थान से याद रखेंगे घूमर एंड कालबेलिया। कालबेलिया डांस जो है ये यूनेस्को में भी शामिल है और इसको कहा जाता है स्नेक डांस, और इससे गुलाबो सपेरा रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। कई बार पूछा हुआ है कि ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो कालबेलिया डांस फॉर्म से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिंगी छाम अगर आपसे पूछे तो ये सिक्किम का हो जाएगा। तमिलनाडु से याद रखेंगे आप भरतनाट्यम। तेलंगाना से याद रखेंगे पेरिनी और गुसाडी, ये वाला जो है MTS 2023 में पूछा था। नेक्स्ट यहाँ पे त्रिपुरा से होजागिरी आपको याद रखना है, ये तो बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, इससे याद रखेंगे कथक एंड रामलीला। उत्तराखंड से रिलेटेड है लंगवीर डांस, और ये जो है SSC CHSL 2024 का क्वेश्चन है, तो याद रखना है आपको। वेस्ट बंगाल से छऊ रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे शैक्षणिक संस्थानों में जिसको कि स्टेट मेंटेन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आर्टिकल 28 में ऐसा लिखा है। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि आर्टिकल 29 और 30 को कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इसका सिंपल सा मतलब है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपको आर्टिकल 25 में ऐसा लिखा है कि आप जो मर्जी चाहें वो रिलीजन अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 26, इसमें लिखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी टैक्सेस के पैसे इकट्ठे होते हैं स्टेट के पास, तो वो उस पैसे को किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगा सकते कि हमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन करना है तो उसके लिए टैक्स दीजिए। तो ऐसा है आर्टिकल 27। इसमें और सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं पर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 29, इट प्रोटेक्ट्स द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की रक्षा करता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 में ये लिखा हुआ है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको ये राइट्स हैं कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज कर सकते हैं अपने चॉइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ए मार्जिनल वर्कर इज़ अ पर्सन हु वर्क्स फॉर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है
कि अगर हम सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनगणना के अनुसार परिभाषा देखें तो मार्जिनल वर्कर किसको कहेंगे। सेंसस तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन देखिए सेंसस से भी इन्होंने टफ क्वेश्चन बनाया है, इसको आप याद रखेंगे सीधा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लेस देन 183 डेज और 6 मंथ्स इन अ ईयर। तो मार्जिनल वर्कर उसको कहते हैं जो कि 183 दिन यानी 6 महीने से भी कम उनको काम मिलता है, तो उनको हम रखेंगे मार्जिनल वर्कर की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च्ड बाई मेटा एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस ईयर में नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च किया गया था मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के साथ मिलकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2023 में। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द पावर टू रूल इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब ये क्वेश्चन देखिए मैंने कहा था पूछा है ना, इसमें भी पूछा गया है कि जो भी ब्रिटिश इंडिया की पावर थी उसको ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। कब? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड और किल्ड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952। यहाँ पे आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोलियो की वैक्सीन 1952 में जो डेवलप की गई थी उसका नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, साल्क वैक्सीन। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि ये जो पोलियो की वैक्सीन थी ना, इसको डेवलप किया था जोनास साल्क ने, इसी वजह से इसका नाम ही है साल्क वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला लिखा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकसेस मोस्टली ऑन प्राइवेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। तो ये प्राइवेट पे तो फोकस नहीं करता, 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मतलब प्राइवेट पे फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि मोस्टली प्राइवेट पे फोकस होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है, द 5 ईयर प्लान ऑलवेज फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑलवेज टर्शियरी सेक्टर पे फोकस करता है, तो कभी भी ऑलवेज वगैरह आता है स्टेटमेंट में, ओनली या फिर ऑलवेज या फिर ऑल, तो ये सारे जनरली गलत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना कि कोई भी चीज़ आप 100% नहीं कह सकते कि ये हमेशा टर्शियरी सेक्टर पे ही फोकस करते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, द 5 ईयर प्लान परमिट्स लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 ईयर प्लान में जो गवर्नमेंट होता है वो इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म के प्लान्स बनाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फोर्थ वाले ऑप्शन में इन्होंने लिखा है, ए 5 ईयर प्लान ऑलवेज स्ट्रेसेस मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल और केवल ये हमेशा मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ ही बनाएंगे, ये गलत है। यहाँ से आपको याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था, हैरत दूमर मॉडल पर बेस्ड था, और ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे कहे कि ये 5 ईयर प्लान लिया कहाँ से गया था, तो USSR से लिया गया था। सबसे पहले ये 5 ईयर प्लान स्टालिन ने इम्प्लीमेंट किया था 1928 में। अगर आपको 5 ईयर प्लान्स पर डिटेल में वीडियो देखनी है जहां पर आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, उसके साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो है, आप मेरे चैनल के इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क अकॉर्डिंग टू रेलवे ईयरबुक 2019-20। अब ये क्वेश्चन भी अपने आप में ही टफ है। इन्होंने रेलवे नेटवर्क की लेंथ पूछी है, वो भी 2019-20 के रेलवे ईयरबुक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट आराम से कर लेंगे क्योंकि रेलवे की लेंथ इतनी कम नहीं होगी, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे फर्स्ट एंड थर्ड में। रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो इसको आप गेस करके कर सकते थे। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 67,956 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13, इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो डैश इन प्लेन एरियाज। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में ये जो सहायता कर रहे हैं उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो कॉस्ट है वो कितने कितने रेशियो में डिवाइडेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 60:40 में। अगला क्वेश्चन है, शिलापत्तिकरम द ज्वेल्ड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल वॉज रिटन इन दी 5th-6th सेंचुरी CE बाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में शिलापत्तिकरम ये तमिल एपिक पोएम लिखी गई थी, तो किसने इसको लिखा था।
अब जो भी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड चीज़ें थी उसको मैंने बताया था आपको बहुत डिटेल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इलांगो अदिगल ने उसको लिखा था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ऑफ ओवर 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लार्जेस्ट क्रस्टल प्लेट कौन सी है अर्थ की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पैसिफिक प्लेट लार्जेस्ट क्रस्टल प्लेट है अर्थ की। ये जो कभी कभी आप क्वेश्चन देखते हैं ना, ये सारी चीज़ें कि कहाँ से पूछता है एसएससी, तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगी कि ये जो वियर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये क्लास 6 से 12th की जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उनके बॉक्सेस में लिखा होता है, या फिर लेसन पढ़ते वक्त किसी भी लाइन में वो बीच में कहीं लिखा होता है, वहीं से ये डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज अ पद्मश्री अवॉर्डी फोक सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी फोक सिंगर हैं जिनको कि पद्मश्री अवार्ड मिला है और वो उत्तर प्रदेश से हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, अजीता श्रीवास्तव। तीजन बाई से आप याद रखेंगे कि ये पांडवानी सिंगर हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किस कंट्री ने पहला मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंडिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स नीड्स फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा गुड्स होता है जिसको कि आगे अभी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक प्रोसेस में। इसको भी आप नाम से ही कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि किसी और गुड्स को बनाने में काम आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं को अभी आगे ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी फिनिश्ड गुड वो गुड होते हैं जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन फर्दर नहीं करना होता, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स होता है जिससे कि आप कोई भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, तो वो कैपिटल गुड्स में आता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है तो ये भी कंज्यूमर के लिए बनी है, तो इसका मतलब वो फाइनल है, यानी कि उसमें अब प्रोसेस नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नृत्याग्राम एंड ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में नृत्याग्राम एक ओडिसी डांस संस्था है वो लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये कर्नाटका में है। अगले वाले शिफ्ट में मैं आपको 3-4 डांस इंस्टीट्यूशन बताऊंगी और किसने उसको डेवलप किया है वो भी बताऊंगी, क्योंकि अगले शिफ्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट to be awarded the Padma Bhushan, the third highest civilian award of India in 2002। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के सबसे यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन थे, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, और इनको पद्म भूषण जो कि भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसको दिया गया था 2002 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उस्ताद जाकिर हुसैन। ये तबला प्लेयर थे, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इनका इंस्ट्रूमेंट था शहनाई और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पंडित रविशंकर सितार प्लेयर थे। पंडित भीमसेन जोशी आप याद रख सकते हैं, ये किराना घराना से बिलोंग करते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो ये सारी चीज़ें भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे कि अकबर के नौलतने में कौन से लोग थे और उनकी क्या क्या पोस्ट थी। यहाँ पे अभी आपसे पूछा है कि अकबर के टाइम पर उनके रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, टोडरमल इनके जो है रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस शोज द माइटोकॉन्ड्रियंस स्ट्रक्चरल डिटेल्स। यहाँ पे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी में एनर्जी जनरेट होती है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड विद द केमिकल फॉर्मूला CH3CH2CS2CO2H। यहाँ पे आपसे इसका जो है नाम पूछा है। अब इसको ना आप बहुत इजीली कर सकते हैं, मैंने आपको पिछले शिफ्ट के सोल्यूशन में बताया भी था कि इस वाले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ईजी है। यहाँ पे आप पहले कार्बन के नंबर्स देखिए 1 2 3 4। तो जब 4 कार्बन एटम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसको कहेंगे ब्यूटाइरिक एसिड।
कई बार ऑप्शन ऐसे ही इजी सेट किया जाता है, तो आप कार्बन के नंबर्स देखकर भी ना आंसर गेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम याद रखने हैं, जिससे कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी कभी कभार आता है तो उसको देख के भी आप आंसर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है COOH। इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं ओइक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे एल्कोहल, तो जब भी OH लगा हो तो उसके लास्ट में ऑल लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे एल्डिहाइड का अगर आपसे पूछे तो ये होता है CHO। कई बार ना एग्जाम में ऐसे लिख के दे देगा आपसे और पूछेगा कि ये क्या है, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए अल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कीटोन, इसके लिए होता है COO और इसके लिए हम लगाते हैं ओन। नेक्स्ट यहाँ पे है एमाइन, इसके लिए यूज़ होता है एमाइन ही और ये होता है NH2। यहाँ पे ये जो सिंगल लाइन बनी है ना, इसके आगे कोई ना कोई एल्किल ग्रुप आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है एमाइड, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2, इसके लिए एमाइड का ही यूज़ करते हैं। एस्टर होता है COOR और इसके लिए O8 का यूज़ करते हैं लास्ट में। अगला यहाँ पे साइनाइड और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CN और इसके लिए नाइट्राइल का यूज़ करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आया तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका यूज़ करके कैसे आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी। यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 77 भारतीय संविधान का किससे डील करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ये लिखा है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट का कौन कौन सा आर्टिकल होता है, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में, और क्या पता आगे के शिफ्टों में पूछा भी हो। प्रेसिडेंट का आर्टिकल मैंने आपको बताया था 52 से लेके 62 तक आता है। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 63 में बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 64, इसमें लिखा है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन ने अगर किसी ऑफिस को होल्ड किया है तो उसको किसी और ऑफिस की पोस्ट भी मिल जाती है। जैसे कि ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं तो इनका वाइस प्रेसिडेंट का तो पोस्ट होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ में ये राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 65, इसमें ये लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को निभाएंगे अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 66, इसमें लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे उनका इलेक्शन होगा मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो दोनों हाउसेज जो होते हैं पार्लियामेंट के उनके मेंबर्स होंगे। ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 67, इसमें ये बात की गई है कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना होगा, तो 5 ईयर्स का होगा, ये लिखा गया है आर्टिकल 67 में। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 68, इसमें ये लिखा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है या फिर उनका टर्म कंप्लीट हो चुका है तब कितनी जल्दी इलेक्शन कराना है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 69, ये बात करता है ओथ टू दी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 70, इसमें लिखा है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन एनी कंटीजेंसीज। इसका मतलब ये होता है कि जब संविधान बना था तो जो चीज़ें भी ज़रूरी थी प्रेसिडेंट के फंक्शन के लिए वो सारे आर्टिकल्स तो बना दिए गए, लेकिन पार्लियामेंट को अगर ये लगता है कि ये काम जो है ये भी प्रेसिडेंट को करना चाहिए तो वो उसके लिए लॉ वगैरह बना सकती हैं कि ये फंक्शन भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर को ध्यान में रख के किया गया था, आर्टिकल 70 इसीलिए लाया गया था। अगला यहाँ पे है आर्टिकल 71, तो इसमें दिया गया है मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी विवाद है, तो वो आता है आर्टिकल 71 में। लास्ट क्वेश्चन है द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 डील्स विद सब्सिस्टेंस अलाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। ये क्वेश्चन बहुत टफ था। इन्होंने पूछा है कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 में जो सब्सिस्टेंस अलाउंस की बात कही गई है तो वो किस सेक्शन में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सेक्शन 5 में है। यहाँ पे खत्म होता है 9 सितंबर के शिफ्ट 3 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि 3 शिफ्ट का एक ही वीडियो में मैं सोल्यूशन बनाऊँ या फिर अलग अलग शिफ्ट का बनाना ही ठीक रहेगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।